जब हम इंडियन पोस्ट के ऐन नीचे पहुंच चुके तो हमें ऊपर से सिपाहियों के बातें करने की आवाजें सुनाई दी। ये डोगरा सिपाही नहीं थे बल्कि खालिस माछे के पंजाबी सिख लगते थे। अचानक एक इंडियन संतरी ने गाली देकर अपने साथी से कहा, ओए सर्जन सिंह, तू दारू साथ नहीं लाया। हम अंधेरे में जमीन के साथ चिपक गए। हमने अपने सांस रोक रखे थे। ऊपर भारतीय सिख संतरी आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जब उनकी आवाज जरा दूर होकर रुक गई तो हमने आगे सरकना शुरू कर दिया। यहाँ ऊंची नीची जगह थी। बाएं तरफ एक गहरी खाई थी। जरा सी बेहतियाती से हम उस खाई में गिर सकते थे। हमें इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी तक कोई रोशनी राउंड का फायर नहीं हुआ था, वरना आधी रात के बाद अक्सर रोशनी राउंड के फायर होते रहते थे। अभी मैं ये सोच रहा था कि हमसे कोई 1000 गज दूर ठक की आवाज के साथ एक रोशनी राउंड का फायर हुआ। हमने अपने सर नीचे करके घास में छुपा लिए। हमने थोड़ा सा सर उठाकर देखा। सामने कुछ फासले पर मुझे एक पहाड़ी के दामन में कुछ भारतीय फौजी खड़े नजर आए। उसके साथ ही पहाड़ी की तरफ से सफेद रोशनी चमकी और फिर गड़गड़ाहट की आवाज वादी में गूंज उठी। ये मार्टर तोप का फायर था। रोशनी राउंड बुझ गया था। एक के बाद मार्टर का दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा और उसके बाद खामोशी छा गई। हमारे ऊपर वाली पोस्ट पर भी भारतीय संतरियों में जैसे हलचल सी मच गई थी। एकदम से उस पोस्ट की हैवी मशीन गन ने भी तड़ातड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कुछ राउंड फायर होने के बाद ये मशीन गन भी खामोश हो गई। हम इस तरह जमीन के साथ चिपके पड़े थे जैसे लाशें हों। हम में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। फिर मेरे आगे पड़े हुए कमांडो साथी ने अपने पांव से मेरे सर को आहिस्ता से दबाया। मैंने सर ऊपर उठाया। वो आगे सरक रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे रेंगने लगा। हम काफी दूर तक इस तरह झाड़ियों में रेंगते चले गए। आगे थोड़ी सी हमवार जगह आ गई। हमारा गाइड गफ्फार उठकर बैठ गया। उसने मुझे इशारा किया। हमने गर्दनें उठाकर नीचे देखा। नीचे कुछ फासले पर वो पुल नजर आ रहा था जो हमारा टारगेट था। ये उसका जुनूबी हिस्सा था। जहां से पुल शुरू होता था वहां बिजली के 2-3 बल्ब खंभों पर रोशन थे। करीब ही 2 फौजी ट्रक खड़े थे। पुल के दरवाजे पर 2 भारतीय संतरी पहरा दे रहे थे और ऊपर एक पोस्ट बनी हुई थी। हमारे गाइड ने सरगोशी में कहा, ये वो पुल है जिसको तुम्हें उड़ाना है। यहाँ मेरा काम खत्म होता है। मैं वापस जा रहा हूँ। खुदा तुम्हारा हाफिज व नासिर हो। ये कहकर हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर गफ्फार रेंगता हुआ दूसरी तरफ अंधेरे में गुम हो गया। गफ्फार का काम वाकई यहाँ आकर खत्म हो गया था। उसने हमें टारगेट पर पहुंचा दिया था। अब जो कुछ भी करना था हमें करना था। मेरा साथी गौर से नीचे देख रहा था। वो धीमी सरगोशी में बोला, हमें पीछे से होकर पुल के नाले में उतरना होगा। लगता है नाले में पानी खुश्क हो गया है। मैं भी पुल को देख रहा था। पुल काफी बड़ा था और दूसरे सिरे पर जो पोस्ट थी उसकी रोशनियां धुंधली सी नजर आ रही थी। हमें इस पुल को दोनों तरफ से उड़ाना था। मेरे साथी कमांडो ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और कहा कि अभी दिन निकलने में काफी वक्त है। हमें जितनी जल्दी हो सके पुल के नाले में पहुंच जाना चाहिए। इस तरफ से आओ। वहां से नीचे उतरने के बाद हमने रेंगने की बजाय झुककर चलना शुरू कर दिया। ये ढलान थी जो नीचे एक बल खाती सड़क पर से गुजरकर आगे नाले के नशेब में उतर गई थी। बल खाती छोटी सी सड़क साफ नजर आ रही थी। हम बड़ी फुर्ती और होशियारी से नीचे उतर रहे थे क्योंकि हम पोस्ट से दूर निकल आए थे। लेकिन मेरे दिल में गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा बराबर सर उठा रहा था। मगर वहां इतना मौका नहीं था कि मैं अपने साथी कमांडो से इस खतरे का इजहार करता। वो मुझसे 6-7 कदम आगे तेज तेज चला जा रहा था। हमारे इर्द गिर्द झाड़ियां ही झाड़ियां थी। हम कमांडोज की तरह झाड़ियों से टकराए बगैर गुजरते जा रहे थे। अचानक एक बार फिर रोशनी राउंड का फायर हुआ। ये रोशनी राउंड हमारे अकब में टीले की ढलान की दूसरी जानिब से फायर हुआ था। हम जहां थे वहीं धप से जमीन पर गिर पड़े। सर झाड़ियों की ओट में कर लिए। कुछ देर फजा रोशन रहने के बाद तारीख हो गई। इस दफा न तो हैवी मशीन गन का फायर हुआ और न मार्टर गन फायर हुई थी। जब हर तरफ एक बार फिर सन्नाटा छा गया तो हम आगे चल पड़े। अब नीचे छोटी सी पहाड़ी सड़क आ गई। हमें इस सड़क को पार करके उसकी दूसरी जानिब नशेब में जाना था। सड़क पर कोई संतरी वगैरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जहां कोई खुफिया पोस्ट भी हो सकती थी। मेरे साथी ने सरगोशी की, मुमकिन है दुश्मन ने यहाँ कोई पोस्ट बनाई हो, लेकिन बिजली के 2 खंभों के दरमियान यही एक जगह है जहां से हमें सड़क पार करनी है। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर मेरे पीछे आओ। हम बैठकर उतराई उतरने लगे। जब हम ऐन सड़क के करीब पहुंचे तो मेरे पांव से लगकर एक छोटा सा पत्थर नीचे सड़क पर लुढ़क गया। रात के सन्नाटे में उसकी काफी आवाज पैदा हुई। हम वहीं जमकर बैठ गए। इस किस्म की बेएहतियाती हमारी मौत का सबब बन सकती थी। अचानक एक जानिब से सड़क पर 2 भारतीय संतरी नमूदार हुए। उनके हाथों में स्टेन गन्ने थी और वो बड़ी एहतियात से उस तरफ बढ़ रहे थे जहां से पत्थर ढलान पर से लुढ़क कर नीचे गिरा था। मेरा साथी कमांडो मुझसे 4 कदम बाएं जानिब था। उसने मुझे इशारा किया और खुद झाड़ी के पीछे लेट गया। मैं भी जहां था वहीं दुबक गया, मगर मैं लेटा नहीं बल्कि झाड़ियों की ओट से दोनों संतरियों को अपनी तरफ आता देख रहा था। सड़क पर हल्की हल्की रोशनी थी। मुझसे बमुश्किल 6-7 कदम पर वो सड़क पर रुक गए। एक संतरी ने दूसरे को इशारा
इशारा किया कि वो सड़क की अगली जानिब जाकर देखें। पहला संतरी उसी जगह खड़ा रहा और दूसरा संतरी उसी तरह दौड़कर आगे आ गया, जैसे सिपाही मैदान जंग में एक सिपाही एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे की तरफ जाते हैं। चाकू पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। मुझे उन हजारों कश्मीरी मुजाहिदों का ख्याल आ गया जिन्हें उन डोगरा सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। वो सैकड़ों कश्मीरी खवातीन याद आ गईं जिन्हें ये दरिंदे अगवा करके ले गए थे और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका था। जो डोगरा सिपाही सड़क पर खड़ा होकर झाड़ियों की तरफ देख रहा था, उससे मेरा फासला 6 या 7 कदम से ज्यादा नहीं था। उसकी स्टेन गन का रुख उन झाड़ियों की तरफ था जो मेरे दाएं जानिब थी। वो आगे को झुका हुआ चल रहा था। मैं सांस रोक के घुटनों के बल छुपा था। मुझे अपने साथी कमांडो की फिक्र नहीं थी, इसलिए मैं जानता था कि उसकी तरफ जो डोगरा संतरी गया है वो उससे निमट लेगा। मेरे जिस्म के अंग अंग में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं इस खतरे से निमटने के लिए हमतन चौकस था। डोगरा संतरी चढ़ाई चढ़कर मुझसे 2 कदम आगे वाली झाड़ी पर लपका। उसने अंधेरे में झाड़ियों को जोर से भारी फौजी बूट से ठोकर मारी। वो मेरी रेंज में था। यही वो लम्हा था और उस लम्हे को हाथ से खो देना किसी भी कमांडो के लिए मौत का बायस हो सकता है। मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी तौक़ुफ़ न किया। शायद कोई भूखा चीता भी इतनी चालाकी और तेजी से अपने शिकार पर नहीं झपटता जितनी तेजी से मैंने उछलकर डोगरे सिपाही को पीछे से दबोचा। मेरे दोनों हाथ बैक वक्त अमल में आ गए। दोनों बाजुओं ने डोगरे सिपाही की गर्दन को ऊपर की जानिब झटका दिया और बाएं हाथ में पकड़े हुए चाकू ने उसके हल्क को काट दिया। इन दोनों एक्शन में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने डोगरा संतरी के खून से अपने कपड़ों को बचाने के लिए उसे मुंह के बल झाड़ियों में गिराकर दूसरा वार पीठ पर एन दिल के ऊपर कर दिया। साथ ही उसकी स्टेन गन एक तरफ खींच ली। ये सब कुछ इतनी खामोशी और पलक झपकने में हो गया कि मुझे यकीन है कि खुद मरने वाले डोगरा संतरी को भी एहसास न हुआ होगा कि उस पर क्या कयामत गुजर गई है। चंद कदम के फासले पर से एक साया उभरा। मैंने अपना रुख बदल लिया और चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। लेकिन ये मेरा साथी कमांडो था। वो झुका हुआ मेरे करीब होकर सरगोशी में बोला, मैंने दूसरे को खत्म कर दिया है, अब जल्दी से सड़क पार करो। वो वहीं से नशेब की तरफ लुढ़क गया। मैंने भी उसके पीछे अपने आप को गिरा दिया। हम सड़क के किनारे पत्थरों के दरमियान जाकर रुक गए। फिर जिस्म को झुकाए भागकर हमने सड़क पार कर ली और अपने आप को एक बार फिर सड़क की दूसरी जानिब ढलान पर लुढ़का दिया और चेहरे पर बहुत सी खराशियां आ गई थी। हमारे नीचे दूर पुल वाले बड़े नाले की तह थी। ऊपर वाली सड़क से एक फौजी ट्रक शोर मचाता गुजर गया। उसकी रोशनी झाड़ियों पर पड़ रही थी। हमने अपने आप को छुपा लिया था। थोड़ी देर बाद हम बड़े खुश्क नाले में उतरकर उसके किनारे की कोई 3 फुट ऊंची पथरीली दीवार के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। सर्दियों का मौसम होने की वजह से नाले में पानी नहीं था। नाले में रेत और छोटे छोटे बेशुमार संगरेजे बिखरे हुए थे। हम उनसे बचकर चल रहे थे। अब हमने झाड़ियों की शाखें तोड़कर अपने कुर्तों और गर्दनों के पीछे इस तरह उड़स ली थी कि अगर हम बैठ जाएं तो झाड़ियां मालूम हो। जूं जूं पुल करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जहां से पुल शुरू होता था वहां जो खंबा लगा था उसके बल्ब की रोशनी पुल की तह में पड़ रही थी। लेकिन 3 फुट ऊंची दीवार के साथ साथ अंधेरे की एक चौड़ी पट्टी दूर तक चली गई थी। हम इस तारीक पट्टी में सांप की तरह रींग रींग कर आगे बढ़ रहे थे। जब पुल हमसे कोई 60-70 कदमों के फासले पर रह गया तो मेरा साथी कमांडो रुक गया। उसने हाथ के इशारे से मुझे भी रुकने को कहा। फिर उसने अंधेरे में एक जगह लाइट मशीन गन लगाई। 2 हैंड ग्रेनेड मुझे दिए। डायनामाइट के 6 छोटे सिलेंडर कुर्ते की सामने वाली बड़ी जेब में डाले और मेरे कान पर अपने होंठ रखकर आहिस्ता से सरगोशी की, मुझे कवर देना। मैं पुल के उस गेट के नीचे डायनामाइट लगाने जा रहा हूँ। खबरदार, जब तक ऊपर से फायरिंग ना हो तुम फायर मत खोलना। ये कहकर उसने पुल पर रेंगना शुरू कर दिया। मैं लाइट मशीन गन के साथ पथरीली दीवार की ओट में छुपा हुआ था और मशीन गन के ऊपर एक बड़ी शाख तोड़कर रखती थी। अचानक एक रोशनी राउंड फायर हुआ। मैंने सर मशीन गन के नीचे कर लिया। मुझे जमीन के पत्थर और खुश्क घास साफ नजर आने लगी। राउंड की रोशनी नीचे आ रही थी। मैंने सांस रोक लिया था। यकीनन मेरे साथी कमांडो ने भी ऐसा ही किया होगा। इस बार भी रोशनी राउंड के साथ हैवी मशीन गन और मार्टर का फायर न हुआ। शायद रूटीन के मुताबिक रोशनी राउंड का फायर हुआ था। रोशनी राउंड जमीन के करीब आकर बुझ गया और एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर अंधेरे में आंखें पूरी तरह खोलकर देखा। दूर ऊपर पुल के गेट पर से एक संतरी डबल मार्च करता पुल की दूसरी जानिब चला जा रहा था। मेरी उंगली मशीन गन के ट्रिगर पर थी। ये सर धड़ की बाजी थी। उस वक्त पाकिस्तान के शहरों में लोग बड़े सुकून से गहरी नींद सो रहे थे। शहरियों में से कोई नहीं जानता था कि वतन के 2 बेटे मौत से आंख मचोली खेलते दुश्मन की शहरक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जिंदगी के हिसार को तोड़कर बहुत आगे निकल चुके थे। मुझे इस वक्त यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं एक शहीद हूं और जन्नत से नीचे उतरकर इस मिशन में सरगर्म अमल हूं। सितारों की धुंधली धुंधली सी रोशनी में पुल वाली पहाड़ी की ढलान पर इंडियन आर्मी के एक मोर्चे की छत दिखाई दे रही थी। अचानक पहाड़ के पीछे सफेद सी रोशनी हुई। फिर गड़गड़ाहट की आवाज आई। ये बादलों की गरज थी। देखते ही देखते आसमान को काले स्याह बादलों ने ढांप लिया। सितारे गायब हो गए। ठंडी हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश में दूर पुल की धुंधली रोशनी
रोशनी में मुझे पहरे पर खड़े सिपाही एक छप्पर के नीचे जाते नजर आए। मुझे अपने साथी कमांडो की कुछ खबर नहीं थी, लेकिन इतना मुझे यकीन था कि वो बर्क रफ्तार मशीन की तरह अपना काम कर रहा होगा। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। मैंने अंधेरे में अपनी कलाई की घड़ी पर निगाह डाली। अभी दिन निकलने में 2 घंटे बाकी थे। मैं बहुत जल्द अपना ऑपरेशन खत्म करके वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। मुझे हर आन यही धड़का लगा रहता था कि अभी पुल के ऊपर से मेरे साथी कमांडो पर फायरिंग शुरू हो जाएगी। इसके जवाब में मुझे अपने साथी को कवर देना था। हमारा प्रोग्राम भी यही था कि मरने से पहले पुल के नीचे डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा दिया जाए, खा हम में से कोई जिंदा न बचे। डायनामाइट सिलेंडरों के साथ एक टाइम बम भी लगाया जाना था, लेकिन अचानक हमले की सूरत में बारूद पर पिस्तौल से फायर करके पुल को अपने साथ ही धमाके से उड़ा देना भी हमारे प्रोग्राम में शामिल था। बारिश तेज हो गई थी। पुल पर अब कोई संतरी नजर नहीं आ रहा था। 15-20 मिनट गुजर गए, मगर मुझे यूं लगा जैसे 15 घंटे गुजर गए हों। मुझे बारिश में एक झाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैंने मशीन गन का रुख उसकी तरफ कर दिया, लेकिन वो मेरा साथी था। वो कीचड़ में लथपथ था। मेरे कान के करीब मुंह लाकर सरगोशी में बोला, मैंने डायनामाइट लगा दिया है, अब पुल के दूसरे गेट की तरफ जाता हूँ। इतना कहकर वो नाले के नशेब में लुढ़क गया। नाले में अब बारिश का पानी आ गया था। अंधेरे और बारिश में मेरा साथी अब मुझे नजर आने लगा था। डायनामाइट के फटने में आधे घंटे का वक्फा डाल दिया गया। ये बात हमें पहले से मालूम थी। 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे साथी को पुल के दूसरे गेट के नीचे दीवार के पत्थरों में डायनामाइट के 6 सिलेंडर लगाकर वापस आना था। अब एक मिनट एक घंटे का हो गया था। मैं पाक फौज के उस जांबाज कमांडो की जुर्रत और दलेरी पर अंगुश्त बदंदा था। वो भूल गया था कि वो जिंदा है और पीछे पाकिस्तान में उसके घर वाले और बच्चे मौजूद हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त उस सरफरोश कमांडो की माँ, बहन, बीवी और बच्चे उसका वतन अजीज पाकिस्तान ही था। 5 मिनट गुजर गए, फिर मजीद 5 मिनट गुजर गए। बारिश मुसलसल हो रही थी। पहाड़ों की बारिश बड़ी मूसलाधार थी। ऊपर पहाड़ियों से बारिश के पानी के रेले बह बह कर नाले में गिरने लगे थे और उनका हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। दूर पुल के दूसरे सिरे पर जो 2-3 बत्तियां रोशन थीं, वो बारिश की धुंध में मध्यम हो रही थीं। मेरी आंखें बारिश की झालरों को चीरती हुई पुल के दूसरे गेट पर लगी थीं, जो मुझसे काफी दूर था। मेरे साथी को गए पूरे 15 मिनट गुजर गए होंगे कि एकदम से यक्के बाद दीगरे 2 रोशनी राउंड के फायर हो गए। हर तरफ रोशनी फैल गई। साथ ही मशीन गन, लाइट मशीन गन और राइफल के फायरों के धमाके गूंजने लगे। सिपाहियों की एक दूसरे को आवाजें देने का भी शोर उठा। पुल के पहरे वाले गेट से एक जीप तेजी से दूसरे गेट की तरफ दौड़ी। पुल के दूसरे गेट पर जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और ट्रेसर बुलेट की रोशन लकीरें एक दूसरे को काटती गुजर रही थीं। मैं समझ गया कि मेरे साथी को देख लिया गया है। वो मुझसे इतनी दूर था कि मैं उसे अपनी लाइट मशीन गन का कवर नहीं दे सकता था। खेल बिगड़ गया था। रोशनी राउंड बार बार फायर हो रहे थे। अचानक पुल के दूसरे गेट की जानिब रोशनी का एक ज्वालामुखी सा फूट पड़ा और इस कदर जोरदार धमाका हुआ कि जमीन ने मुझे लाइट मशीन गन समेत ऊपर उछाल दिया। मैं झाड़ियों को पकड़कर संभला। पुल के दूसरे गेट पर हल्के हल्के धमाके हो रहे थे और चीखों पुकार मच गई थी। छोटा बड़ा फायर जारी था। रोशनी राउंड फायर हुआ तो मैंने उसकी रोशनी में देखा कि पुल दूसरे गेट की जानिब से आधा नीचे बैठ गया। मेरे साथी ने हंगामी सूरत हाल के पेश नजर डायनामाइट के सिलेंडरों को खुद ही भग से उड़ा दिया था और ये बात यकीनी थी कि पुल के साथ वो भी उड़ गया होगा। पुल के मेरे वाले गेट की पोस्ट में से हैवी मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई थी। साथ ही आसपास की ढलानों पर से मार्टर तोप के गोले आने लगे थे। धमाकों से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। रोशनी राउंड उस पुल के मेरे वाले गेट से फायर हो रहे थे। इंडियन फौजियों को पता चल गया था कि पाकिस्तानी कमांडोज ने ही पुल को हिट किया है और वो आसपास ही छुपे हुए हैं। मेरा वहां ठहरना खामखा अपने आप को मौत के मुंह में झोंकने वाली बात थी। मैंने अपने आप को पहाड़ी नाले में गिरा दिया। जो नाला थोड़ी देर पहले तक खुश्क था, अब उसमें बारिश का पानी निहायत तेजी से बह रहा था। पहाड़ी नाले अगरचे गहरे नहीं होते, लेकिन उनमें जब पानी आता है तो पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि पांव नहीं टिकते। नाले का तेज रफ्तार पानी मुझे पुल की उल्टी जानिब बहाए लिए जा रहा था। पानी का रुख ऐसा था कि मैं पुल के नीचे जाने की बजाय पुल से दूर हो रहा था। ये बात मेरे लिए सूदमंद थी। चंद ही लम्हों के बाद मैं पुल से काफी दूर निकल चुका था। पाट काफी तंग था। पानी बेहद ठंडा था। मेरा जिस्म सुन हो रहा था। बारिश उसी तरह हो रही थी। फायरिंग और मार्टर के धमाकों की आवाजें काफी पीछे रह गई थी। अभी मैं नाले से बाहर नहीं निकलना चाहता था क्योंकि ये सारा इलाका फौज की अमलदारी में था। अगरचे नाले का यख पानी मुझे बर्फ की तरह सुन कर रहा था, मगर मैं तेज रफ्तार लहरों में बहा चला जा रहा था। गैर शऊरी तौर पर मेरे कान एक और धमाके की आवाज को सुनने के मुंतजिर थे। ये धमाका उन डायनामाइट के ताकतवर सिलेंडरों का होना था जिन्हें मेरा साथी कमांडो पुल के पहले गेट के नीचे पत्थरों में लगा कर आया था। मैंने अपने आप को कंबल में गठरी की तरह लपेट रखा था और पानी गेंद की तरह आगे ही आगे बहा कर ले जा रहा था। अचानक आसमान पर इतनी
तेज रोशनी फैल गई कि मेरी आंखें चुंधिया गईं। एक सेकंड बाद सारी वादी एक भयानक धमाके से लरस गई। मैंने पीछे की तरफ देखा। पुल के पहले गेट पर से आग और धुएं के बादल बुलंद हो रहे थे। मेरे साथी का लगाया हुआ पहला बारूद फट गया था और उसने पुल के उधर वाले हिस्से को भी उड़ा दिया था। इस धमाके के बाद हैवी और लाइट मशीन गन की फायरिंग और मार्टर तोपों के धमाकों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगरचे मैं बर्फ का गोला बन चुका था, लेकिन मैंने एक बार फिर अपने आप को पहाड़ी नाले के तेज रफ्तार ठंडे यख पानी की लहरों के हवाले कर दिया। फायरिंग की आवाजों में अब बादल की गरज भी शामिल हो गई थी। बारिश रुक गई मगर बादल अभी तक गरज रहे थे। फिर बादलों की गरज भी बंद हो गई। मैं पहाड़ी नाले से बाहर निकल आया। दूर तबाहशुदा पुल से अब भी इक्का दुक्का फायर की आवाज आ जाती। मैं सर से पांव तक ठंडे पानी में शराबोर था। मैंने गीला कंबल उतार कर नाले में फेंक दिया और नाले की तेज रफ्तार लहरें उसे बहा कर ले गईं। मेरा जिस्म ठंड से सुन्न हो रहा था। मैंने वर्जिश शुरू कर दी और जब मेरे जिस्म की खोई हुई हरारत किसी हद तक बहाल हो गई तो मैंने कुर्ता उतार कर निचोड़ा और उसे दोबारा पहन लिया। उस वक्त मेरे पास सिवाय चाकू, 2 हैंड ग्रेनेड्स, गीले करेंसी नोटों और मेरी पुरानी दोस्त सिद्धा के दिए हुए सांप के मनके के सिवा और कुछ नहीं था। चाकू मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया और बाकी चीजें जेब में डालकर टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। यहाँ भी गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा था, लेकिन पीछे इतनी तबाही मची हुई थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक गश्त पार्टी भी पुल की तरफ चली गई थी। बादलों ने आसमान को ढांप रखा था। हर तरफ तारीकी छा रही थी। मैं टीले पर चढ़कर बैठ गया। मैं कश्मीर की उन पहाड़ी वादियों से नावाकिफ था और अकेला किसी भी तरफ नहीं जाना चाहता था। मेरे लिए उस वक्त गफ्फार की कोठरी और उसके बाग का खुफिया तहखाना ही सबसे बड़ी पनाहगाह थी। मैं अंदाजे से उस टीले की तरफ चल पड़ा जिसके अकब में मेरे ख्याल में गफ्फार का सेब का बाग था। मेरी रफ्तार तेज नहीं थी क्योंकि चढ़ाई होने की वजह से मैं आहिस्ता चल रहा था। टीले के ऊपर पहुंचकर मगरिब की तरफ निगाह डाली। मेरे सामने नीचे एक प्याले की तरह बनी हुई छोटी सी टेकरी थी। उसके आगे एक बड़ी टेकरी थी और उसी टेकरी के पार गफ्फार का बाग होना चाहिए था। अंधेरी रात में मुझे भी दूर टेकरी चढ़कर दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा था। यकीनन वो दरख्त थे जो गफ्फार के सेब के बाग के आगे जाकर हमवार मैदान के किनारे पर आते हैं और जहाँ हमने नशेब में पुल की तरफ अपना सफर शुरू किया था। पत्थरों, चट्टानों, झाड़ियों और लंबी घास से गुजरता मैं नीचे तिलहटी में आ गया। यहाँ कोई बाकायदा पगडंडी न होने की वजह से जगह जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे और झाड़ियां रात के अंधेरे में भूतों की तरह लग रही थी। अगरचे बारिश बहुत हुई थी मगर यहाँ जमीन रेतली और संगरेजों से भरी हुई थी जिसकी वजह से कीचड़ नहीं था। रात काफी सर्द थी मगर मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि चलते रहने से मेरा जिस्म गर्म हो गया था और कपड़े भी सूखना शुरू हो गए थे। अंदाजे से मैंने उस तिलहटी से निकलकर सामने वाले टीले पर चढ़ना शुरू कर दिया। टीले की चोटी तक पहुंचते पहुंचते मेरा दम फूल गया था। बड़ी दुश्वार गुजार चढ़ाई थी। लगता था कि उधर से कभी कोई इंसान या मवेशी नीचे नहीं उतरा। टीले पर जाकर मैंने अंधेरे में आंखें पूरी तरह से खोली और बाएं जानिब देखा। दरख्तों का वो छोटा सा झुंड मुझसे कोई 200 कदम के फासले पर था। या खुदा यही हमारे गाइड के बाग वाले दरख्त हों। मैं दिल में दुआएं मांगता उन दरख्तों की तरफ बढ़ा। जब मैं उन दरख्तों में आया तो दिल को इत्मीनान सा हुआ क्योंकि दरख्तों की दूसरी जानिब अंधेरे में गफ्फार के सेब के बाग के दरख्तों के हजूले दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। ये जगह वैसे भी हमवार थी। मैं सेब के बाग में से गुजरते हुए चौकस हो गया क्योंकि यहाँ मेरे लिए खतरा भी हो सकता था। एक दरख्त के पीछे कुछ देर रुककर माहौल का अच्छी तरह से जायजा लिया और हमतन गोश होकर रात के सन्नाटे को गौर से सुना। दरख्तों की टहनियों और पत्तों पर से बारिश के रुके हुए पानी के टपकने की आवाजों के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। मैं अपने गाइड की झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि गफ्फार अपनी बेटी नाजो को लेकर एक रोज पहले ही नीचे गाँव में अपनी बहन के घर जा चुका था और कोठरी में कोई नहीं होगा। चुनाचे जब मैं कोठरी के करीब आया तो उस पर ताला लगा हुआ था। बराबर वाला आंगन भी खाली था। कोने में छप्पर के नीचे पराली का ढेर पड़ा था। मैं उस ढेर के साथ टेक लगाकर बैठ गया। जहाँ हल्की हल्की गर्माइश का एहसास हुआ। अगरचे मुझे सोना नहीं चाहिए था मगर थकान के बायस नींद का जबरदस्त गलबा था। मैंने पराली के ढेर के नीचे की तरफ जाकर ढेर में एक सुराख बना लिया और उसमें घुसकर लेट गया। पराली गर्म थी। मेरा जिस्म थकन से चूर था। लेटने के थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद में खो गया। आंख खुली तो छप्पर के नीचे दिन की रोशनी फैली हुई थी। जल्दी से पराली के ढेर से बाहर निकला तो आंगन में धूप ही धूप थी। मैंने घड़ी देखी। सुबह के 10:30 बज रहे थे। कोठरी की दीवार की ओट में आकर मैंने बाग का जायजा लिया। बाग वीरान पड़ा था। धूप दरख्तों की धुली धुलाई शाखों पर चमक रही थी। मुझे शाखों पर लगे हुए कच्चे पक्के सेब दिखाई देते। जब मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मेरे सिवाय कोई दूसरा इंसान नहीं है तो मैंने एक दरख्त से 2-3 पके हुए लाल सेब तोड़े और वहीं दरख्त की ओट में बैठकर खाने लगा। अचानक 2 आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं लपक कर सबसे आखिरी दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। आवाज गफ्फार की कोठरी की जानिब से आ रही थी।
आवाज करीब आई तो मैंने गफ्फार को एक आदमी के साथ बातें करता सेब के दरख्तों की जानिब जाते देखा। वो एक जगह दरख्तों के दरमियान रुक गए। उसके साथ जो आदमी था उसने कश्मीरी फिरन पहन रखी थी और सर पर गर्म टोप और कांधे पर कश्मीरी चादर थी। वो कश्मीरी जबान में बातें कर रहे थे। शायद सेब की पकी हुई फसल का सौदा हो रहा था। गफ्फार ने उसे दरख्त पर से एक सेब भी उतार कर दिखाया। अजनबी कश्मीरी ने मुस्कुरा कर गफ्फार को कुछ कहा और सेब जेब में डालकर उसके साथ वापस चल पड़ा। बाग के किनारे पर कोठरी से चंद कदमों के फासले पर नीचे गांव को पगडंडी जाती थी। वहां जाकर दोनों खड़े बातें कर रहे थे। फिर वो आदमी गफ्फार से हाथ मिलाकर नीचे उतर गया और गफ्फार वापस कोठरी के पास आया और ताला खोलकर कोठरी में दाखिल हो गया। मैं दरख्त के पीछे से निकला और कोठरी के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। मैंने गफ्फार को सलाम किया तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसका पहला जुमला ये था, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मुझे खींच कर दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझे देख कर घबरा गया था। बोला, पुल तबाह हो गया है। सुना है कितने ही भारतीय फौजी मारे गए हैं। तमाम देहात को फौज ने घेरे में ले लिया है। घर घर की तलाशी ली जा रही है। भारतीय कई लोगों को पकड़ कर ले गए हैं और उनके जासूस जगह जगह फिर रहे हैं। जब मैंने गफ्फार को अपने ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट दी तो उसने गहरा सांस भरते हुए मेरी तरफ देख कर कहा, भारतीय फौज हमारे गांव में भी आने वाली है। तुम्हारा इस वक्त यहाँ से निकलना ठीक नहीं, तुम पकड़े जाओगे, इसलिए तुम्हें तहखाने में छुप जाना चाहिए। मैं मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जल्दी करो। डोगरा सिपाही यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। उन्होंने पिछले 2 देहात में आग लगा दी है। मैं कोठरी से निकल कर गफ्फार के साथ बाग में उस जगह आ गया जहाँ रात भर की शदीद बारिश के बाद भीगे हुए सूखे पत्ते और शाखों का ढेर था। गफ्फार ने झाड़ झनकार को एक तरफ से हटाकर लकड़ी का तख्ता परे हटाया और मेरी तरफ देख कर कहा, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, मैं नीचे जाकर हालात देखता हूँ, तुम्हारे लिए खाने को भी लाऊंगा। तुम यहाँ से किसी हालत में भी बाहर मत निकलना जब तक मैं ना आऊँ, समझे? मैंने हाँ कहा और मैं गड्ढे में उतर गया। गफ्फार ने लकड़ी का तख्ता ऊपर कर दिया और झाड़ झनकार इस तरीके से ऊपर रखा कि तख्ते के नन्हे सुराख में से ताजा हवा अंदर आती रहे। वो चला गया। उस गड्ढे में मुझे बाहर की ठंड से जरूर निजात मिल गई थी, लेकिन बेहद हब्स था और लगता था कि मैं जिंदा दरगोर हो गया हूँ। गड्ढे में मच्छर भी कहीं से आ गए थे। कुछ मालूम नहीं था कि मुझे वहाँ कितनी देर तक कैद रहना होगा। बहरहाल ये उससे बेहतर था कि मैं डोगरा फौज की कैद में चला जाऊं और वो मुझे भयानक अजियतें देकर हलाक कर डालें। अजियतों से मेरा ध्यान अपने साथी कमांडो नंबर 9 की तरफ चला गया। अगर वो भारतीय फौज की कैद में है तो न जाने दुश्मन उसे किस किस तरह की अजियतें दे रहा होगा। मैं दिल में दुआ मांगने लगा कि खुदा करे वो शहीद हो गया हो, जिस तरह हमारे तीसरे साथी कमांडो नंबर 8 ने दुश्मन के पुल को उड़ाकर शहादत का रुतबा पा लिया था। मेरी आंखों के सामने कमांडो नंबर 9 की खशखशी दाढ़ी और तांबे जैसा चमकीला चेहरा, गहरी तेज आंखें और गठा हुआ जिस्म घूमने लगा। मैंने दिल में कहा कि वो भी यकीनन शहीद हो चुका होगा, क्योंकि किसी कमांडो का दुश्मन फौज के हत्थे चढ़ने से बेहतर होता है कि वो शहीद हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।